क्या हुआ बेटा? मुंह में दही जमा लिया है क्या तूने? किस राज की बात कर रहा था तू अभी? अरे माँ, वो मैं एलिना से मेरे मेरे नए प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था। प्रोजेक्ट का राज? हाँ माँ, वही नया प्रोजेक्ट जिस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ और उसी के सिलसिले में मुझे दूसरे शहर भेजा गया था। अच्छा। हाँ माँ, अब एलिना मेरी पर्सनल असिस्टेंट है और उस नए प्रोजेक्ट की जानकारी एलिना के सिवाय और किसी को भी नहीं है। लेकिन आजकल आप दोनों कुछ ज्यादा ही घुल मिल गई हो, तो कहीं बातों बातों में एलिना उस नए प्रोजेक्ट के बारे में आपको ना बता दे। इसीलिए मैं उसे कह रहा था कि हमारे राज के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा, तो ये बात थी। अरे अगर मुझे एलिना ने बता भी दिया तो क्या ही बिगड़ जाएगा? मैं तो तेरी माँ हूं ना, थोड़ी ना कोई बाहर वाली हूँ। वैसी बात नहीं है माँ, ये प्रोजेक्ट मेरा अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसीलिए ये मैं आप सबके लिए सरप्राइज रखना चाहता हूँ और इसीलिए मैं आपको अभी कुछ भी नहीं बता सकता। तू भी ना अंश। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन तू जो कुछ भी कर रहा है ना, उसमें सफल जरूर होगा। मैं बांके बिहारी से हर रोज तेरी प्रगति की प्रार्थना जो करती हूँ। जी माँ, धन्यवाद। इस तरह से अंश मामले को संभाल लेता है। अच्छा सुन बेटा, मैं तेरे और एलिना के पास एक बहुत ही जरूरी बात करने आई थी। अरे नहीं माँ, अभी नहीं। लेकिन क्यों? माफ कीजिएगा माँ, लेकिन अभी कंपनी में एक बहुत बड़े क्लाइंट आकर बैठे हैं, इसलिए एलिना और मुझे फौरन ऑफिस निकलना पड़ेगा। हाँ काकी जी। हे भगवान! लेकिन माँ, बात अगर इतनी ही जरूरी है तो हड़बड़ी में करने की जगह इत्मीनान से करो ना, तभी सही रहेगा। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तुम दोनों जाओ, मैं बाद में बात करूंगी तुमसे। ठीक है माँ, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर अंश और एलिना ऑफिस चले जाते हैं। अब तो मैं इससे रात में ही बात करूंगी, तब कहा जाएगा ये। फिर रात होने पर जब अंश घर वापस आता है तभी, ये लो माँ, मैंने हम दोनों के लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाई है। अब हम इसकी चुस्कियां लेते लेते बातें करेंगे। अरे वाह बेटा, इस कॉफी की खुशबू तो एकदम कमाल की आ रही है और इससे ही पता चल रहा है कि इसका स्वाद भी एकदम उम्दा होगा। अब उम्मीद तो यही है माँ, दिल से जो बनाई है। वैसे आपको ये जरूरी बात करने वाली थी ना? हाँ बेटा, और मैं ये सोच रही थी कि तेरी शादी उस एलिना से करा दूं। क्या? अरे इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? एलिना एक बहुत अच्छी लड़की है, बहुत गुणवान भी है। इसीलिए कह रही हूँ बेटा, उससे शादी कर ले, क्योंकि उसके जैसी बहू मुझे कभी नहीं मिलेगी। पर माँ, वो मेरी कंपनी में काम करती है और मैं उसके साथ शादी? हाँ तो उसमें क्या होता है? देख बेटा, मैं तेरी माँ हूं और मैंने अगर ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा ना। और अब तो मैं एलिना को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो मेरी कितनी देखभाल करती है और ऊपर से उसे घर के सारे काम आते हैं और तेरे साथ वो ऑफिस का काम भी करती है। देख बेटा, उसमें एक भी अवगुण नहीं है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, उससे अच्छी लड़की तुझे मिल ही नहीं पाएगी। हे भगवान, ये माँ को क्या हो गया है? अंश बेटा, मान जाना मेरी बात। नहीं माँ, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं अगले 1 से 2 सालों तक शादी के बारे में नहीं सोचने वाला। हाँ तो मत सोच, लेकिन हम रिश्ता तो पक्का कर ही सकते हैं ना। देख, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं तेरी शादी एलिना से करा कर ही रहूंगी। अरे तू तो अपनी पसंद की कोई लड़की लाने से रहा और अब इसीलिए मुझे ही ये सब काम करना पड़ेगा। एलिना से इस बारे में मैं कल ही बात कर लूंगी। उत्तरा के इस फैसले से अब अंश बहुत परेशान हो जाता है। फिर अगले दिन, देखो एलिना, आज माँ तुमसे शादी की बात करेगी, तब तुम उन्हें साफ साफ ये कह देना कि तुम अभी 1.5 से 2 सालों तक शादी के बारे में नहीं सोचने वाली, सिर्फ और सिर्फ काम पर ही ध्यान देने वाली हो। ओके सर। वैसे तुम मना भी कर सकती हो, लेकिन मेरी माँ मानने वालों में से नहीं है, इसलिए तुम 1.5 से 2 सालों तक का बहाना बना देना। ठीक है सर।
फिर बाद में उत्तरा एलिना से भी शादी के बारे में बात करती है और तभी एलिना उन्हें 1.5-2 सालों का बहाना दे देती है। हे भगवान, अरे ये आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, बस 1.5-2 साल लगा के रखा है, बेवकूफ कहीं के, जैसे कि इन सालों में ये प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। सॉरी काकी जी, पर मैं शादी के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ। हाँ माँ, एलिना बिल्कुल सही कह रही है। और माँ, शादी कोई जन्मदिन नहीं है जो हर साल आएगा। शादी तो जिंदगी में बस एक ही बार की जाती है, इसीलिए उसे सोच समझ कर करना चाहिए। और आप जिस भी लड़की के साथ शादी कराओगी, मैं उसके साथ शादी कर लूंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अब मेरी जिंदगी का एकमात्र ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरे नए प्रोजेक्ट पर है। हे भगवान, ये क्या प्रोजेक्ट लेकर बैठा है तू? खैर ठीक है, अगर तुम दोनों को वक्त चाहिए तो तुम ले लो ना, लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम दोनों अभी सगाई कर लो। क्या सगाई? हाँ हाँ, सगाई। अब सगाई करने में भी तुझे कोई दिक्कत है क्या? अभी के लिए तुम सगाई कर लो और 1.5-2 सालों के बाद शादी कर लेना। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों का रिश्ता पक्का हो जाए, फिर इस बीच के टाइम में शादी की तैयारियां आराम से करेंगे। माँ इतनी जल्दी नहीं मानने वाली। लगता है सगाई कर लेना ही सही ऑप्शन रहेगा, फिलहाल के लिए ही सही। पर माँ चुप तो रहेगी, दिन रात शादी को लेकर मेरा कान तो नहीं खाएगी। अब इतना क्या सोच रहा है तू? आज बताएगा या 2 दिनों के बाद का मुहूर्त है? ठीक है माँ, अगर आप इतना कह रही हो तो मैं एलिना के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है, बहुत खूब बेटा। अच्छा एलिना, अब तुम बताओ मुझे, क्या तुम मेरे बेटे के साथ सगाई करोगी? हाँ बोल दो। ठीक है काकी जी, मैं भी तैयार हूँ। अरे वाह, अब जाकर मेरे कलेजे में ठंडक पड़ी है। देखा, मैंने ढूंढी भी नहीं और मेरी बहू मेरे पास अपने आप चली आई। वैसे एलिना, हमें तुम्हारे परिवार वालों से कब मिलवाओगी? परिवार वाले? अरे माँ, इसका कोई परिवार नहीं है। मेरा मतलब एलिना अनाथ है। हे भगवान, माफ करना बेटा, पर तुझे अकेला महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम है ना, हम सब तेरा परिवार ही तो है। जी काकी जी। उत्तरा की खुशी का अब कोई ठिकाना ही नहीं होता। माही भी अपने ससुराल से मायके आ जाती है। होए होए माँ, आज तो आप एकदम कहर ढा रही हो। हाँ तो आज मेरे बेटे की सगाई है, तो मेरा इतना सजना तो बनता ही है। अरे हाँ माँ, मैं समझ सकती हूँ। अरे अंश, आज के दिन तो ये फोन छोड़ दो, कब से फोन में ही लगे हो। सॉरी दीदी। वैसे जीजू कहाँ पर है? वो नहीं आए क्या? अरे तुम्हारे जीजू पूरे 1 महीने के लिए गांव गए हैं। वहां पर उन्हें अपना एक बिजनेस शुरू करना है, इसलिए वो वहीं पर रुकेंगे और तब तक के लिए मैं यहाँ पर रुकूंगी। अरे वाह, मेरी तरफ से जीजू को बधाई दे देना। अरे उन्होंने भी तेरे लिए बहुत सारी बधाइयाँ दी है तुम्हारी सगाई के लिए, साथ में तोहफे भी भेजे हैं उन्होंने। क्या बात है, थैंक यू सो मच। अरे अब बातें करना बंद करो, सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। लेकिन ये एलिना कहाँ पर है? अभी तक तैयार नहीं हुई क्या वो? मैं देख कर आता हूँ माँ, वो गेस्ट रूम में होगी। ठीक है बेटा। फिर अंश एलिना के पास चला जाता है तो वो उसे सोए हुए देखता है। हे भगवान, बाहर माँ और दीदी इसकी इतनी राह देख रहे हैं और ये मोहतरमा घोड़े बेचकर सो रही है। एलिना उठो, जल्दी उठो एलिना। अरे नहीं, एलिना की तो बैटरी डाउन हो गई है और इसीलिए ये बंद पड़ चुकी है। मुझे जल्द से जल्द इसे चार्जिंग करना होगा। फिर अंश फटाफट एलिना को चार्ज करने वाला चार्जर ढूंढता है और वो उसे चार्जिंग पर लगा देता है। ओह गॉड, इसकी चार्जिंग भी सगाई के समय ही खत्म होनी थी क्या? इससे पहले कि कोई आ जाए मुझे जल्दी से इसकी चार्जिंग करनी होगी, वरना माँ और दीदी को सब पता चल जाएगा कि एलिना एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। फिर थोड़ी देर में अंश को अपने कमरे के पास किसी के आने की आहट होती है। लगता है कोई आ रहा है।
इसलिए वो तुरंत अपने कमरे के बाहर चला जाता है और दरवाजे के आगे खड़ा रहता है। अरे टाइम देखा है क्या अंश? तुम्हारी होने वाली बीवी और कितनी देर लगाएगी? कहाँ पर है वो? अरे आज तो सगाई है और उसके लिए तैयार होने के लिए वो कितनी देर लगा रही है, तो शादी के लिए कितना समय लगाएगी? तू हट जा अंश, मैं देखती हूँ उसे। आखिर इतना क्या सज रही है वो? अरे नहीं माँ, आप दोनों अंदर नहीं जा सकती। क्या? लेकिन क्यों? वही तो, हम दोनों अंदर क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि एलिना ने ही मना किया है। उसने आखिरी 5 मिनट मांगे हैं और वो कह रही थी कि उसे अकेले तैयार होकर आप दोनों को सरप्राइज देना है। और अगर आपने उसका लुक देख लिया तो सरप्राइज क्या रहेगा? हे भगवान, तुम लोगों के सरप्राइज और तुम दोनों भी मेरे दिमाग के बाहर हो। खैर, 5 मिनट में उसे लेकर बाहर आ जा। हाँ माँ, आ जाऊंगा मैं। फिर उत्तरा और माही दोनों वहां से चली जाती हैं और 5 मिनट के बाद एलिना पूरी तरह चार्ज हो जाती है। हेलो सर। अरे क्या हेलो सर, आज तो तुम मुझे मरवा ही देती। अब जल्दी चलो, बाहर वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं और उनकी सगाई हो जाती है। चलो अच्छा हुआ जो तुम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा हमेशा के लिए बुक हो गए। क्या माँ, आप भी? तुम दोनों को सगाई मुबारक हो। ये लो, ये रहा तुम्हारा शगुन। थैंक यू दीदी। अब उत्तरा अपनी सहेलियों को एलिना और अंश की सगाई की तस्वीरें दिखाती है। क्या बात है उत्तरा, तुम्हारी होने वाली बहू तो किसी हीरोइन की तरह लगती है। हाँ उत्तरा, उन दोनों की जोड़ी तो एकदम मस्त लग रही है। चलो अच्छा है, बेटा भी रोबोटिक्स इंजीनियर है और बहू भी उसके साथ ही काम करती है और ऊपर से इतनी सुंदर भी है। काश हमारी बहुएं भी इतनी सुंदर होती। अब क्या ही कर सकते हैं, मेरी पसंद है ही इतनी अनोखी। हाँ उत्तरा, वो तो हम पहले से जानते हैं। वैसे सगाई के दिन तो हम सभी ट्रिप पर थे और तूने आखिरी समय पर सगाई रख दी, लेकिन शादी की रस्मों में हम सारी सहेलियां मौजूद रहेंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? मेरे बेटे की शादी तो मैं एकदम धूमधाम से कराऊंगी। उनकी ये सारी बातें अंश सुन लेता है। मेरी शादी को लेकर माँ कितनी एक्साइटेड है, लेकिन उन्हें क्या पता कि एलिना एक रोबोट है और मैं उससे शादी कभी नहीं कर पाऊंगा। फिर एक रात सभी बाहर खाना खाने जाते हैं और तभी बाप रे, ये ठंड तो मुझे मार ही डालेगी। सच में आज तो बहुत ही ज्यादा ठंड है। अरे हमें तो कितनी ठंड लग रही है, ठंड के मारे हम ठिठुर रहे हैं। लेकिन इस एलिना को देखो, इसके कपड़े भी कितने पतले हैं, लेकिन फिर भी ये एकदम आराम से बैठी है। अरे किस मिट्टी की बनी हो तुम एलिना? वो ऐसी ही है दीदी। कंपनी में तो दिन भर एसी ऑन रहता है और ऑफिस के सारे एम्प्लॉय स्वेटर या शॉल ओढ़ कर आते हैं, लेकिन मैंने आज तक एलिना को स्वेटर पहने हुए कभी नहीं देखा। वो इतनी एसी या ठंड में भी आराम से रह लेती है। हाँ दीदी, सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे वाह, तुम तो एकदम कमाल हो एलिना। वैसे एलिना, अब अंश तुम्हारा मंगेतर है, इसीलिए तुम उसे अंश सर नहीं, सिर्फ अंश कहकर ही पुकारो। ठीक है काकी जी। अब ऐसे ही एक रोज। अच्छा हुआ एलिना जो तुम आ गई। हाँ दीदी, क्या कर रही हो? आज मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ। बस ये गाजर कद्दूकस कर लो, फिर हलवा तो एकदम फटाफट बन जाएगा। संभाल कर माही, कहीं हाथ ना कट जाए तेरा। ओफो दीदी, रुकिए, आप इतनी मेहनत क्यों ले रही हो? मैं हूं ना, मैं गाजर को कद्दूकस भी कर लूंगी और साथ ही बढ़िया सा हलवा भी बना दूंगी। अरे नहीं एलिना, मैं कर लूंगी ना, तुम आराम से बैठ जाओ। हाँ बेटा, अब जब तुम इस घर की बहू बनोगी तब ये सारे काम तो तुम्हें ही करने हैं, इसलिए अभी करने की कोई जरूरत नहीं है। और नहीं तो क्या, पर फिर भी लाइए माही दीदी, मुझे दे दीजिए और आप जाकर आराम कीजिए। मैं फटाफट से बना दूंगी। और आपको याद है ना काकी जी, उस दिन भी गाजर को मैंने ही कद्दूकस किया था।
इतना कहकर एलिना तेजी से काम करने लगती है और उसे इस तरह से काम करते हुए देखकर माही और उत्तरा के होश उड़ जाते हैं। ओ तेरी! अरे ये क्या, एक इंसान एक ही समय पर दोनों हाथों से काम कैसे कर सकता है, वो भी इतना फटाफट। तभी वहां पर अंश आता है। हे भगवान, कहीं आज ही सेलिना का राज ना खुल जाए। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। फिर कुछ ही दिनों बाद जब विक्रम का जन्मदिन आता है तभी मंजू उसे एक सोने की चेन देती है। अरे वाह माँ जी, ये सोने की चेन तो बहुत ही कमाल की है, लेकिन इस सब की क्या जरूरत थी? अरे दामाद जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? सास होने के नाते मेरा फर्ज बनता है आपको उपहार देना, और आप मेरे बेटे जैसे ही तो हो। शुक्रिया माँ जी, अपने जीवन में मुझे इतना अहम दर्जा देने के लिए। ये सब अभिनव देख लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर बाद में, अरे बेटा अभिनव, ये ले, ये केक खा ले, हमारे मोहल्ले की सबसे बड़ी बेकरी से मंगवाया है। मुझे नहीं खाना कोई केक वेक, आप जाइए, अपने दामाद को ही खिलाइए, वही आपका बेटा है ना। मैं तो आपका कुछ भी नहीं लगता। अरे ये तू क्या बोल रहा है बेटा? तो क्या गलत कहा मैंने? मुझे तो आपने कभी इतना महंगा तोहफा दिया भी नहीं, और अपने दामाद को बराबर दे दिया, वो भी एक सोने की चेन। अरे सोना कितना महंगा हो चुका है, कम से कम ये बात तो सोच लेती। अरे लेकिन इतनी सी बात के लिए गुस्सा होने की क्या जरूरत है? मुझे भी तो मैंने कितने सारे तोहफे दिए हैं। रहने दो माँ, अब मुझे गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने हैं। घर में तो बस दीदी और जीजू ही आपके चहीते हैं। अरे वो लोग तो आपको पैसे भी नहीं देते, और उस हिसाब से देखा जाए तो आज जीजू को चेन आपने मेरे ही पैसे से दी है। अरे उन्हें थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए ना, इस घर में रहकर मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं। उन दोनों की ये सारी बातें लावण्या सुन लेती है और मंजू के साथ साथ उसे भी बहुत गुस्सा आता है। बस बहुत बोल दिया अभिनव, भूल मत, तेरे पैसों के अलावा भी मुझे तेरे पापा की पेंशन भी आती है, और मैंने ये चेन उन्हीं पैसों से खरीदी है। और तू कोई नहीं होता ये सब कहने वाला कि वो लोग मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। अरे वो मेरी बड़ी बेटी है, और आइंदा से उसके और उसके परिवार के बारे में कुछ भी बोला तो मैं सुनकर नहीं लूंगी। वही तो बात है ना माँ, हम तो आपके कोई नहीं लगते। और रही बात पापा की पेंशन के पैसों की, तो वो तो बस आप अपनी बेटी और दामाद के लिए ही खर्च करती हो। अरे आज तक 1 रुपया भी हमारे लिए आपने खर्च किया है क्या? अभिनव, तमीज से बात कर। माँ अपने पैसे से कुछ भी करे, वो किसी से भी प्यार करे, तुझे उससे क्या? बदतमीज कहीं का। जब से इसकी शादी हुई है तब से इसके हाव भाव बदल गए हैं माँ। अरे हाव भाव तो आप लोगों के बदल रहे हैं, सच्चाई कहने पर तो हर किसी को मिर्ची लगती है। हद में रहकर बात कर अभिनव, भूल मत, मैं तेरी बड़ी बहन हूं। फिर अभिनव गुस्सा होकर अपने कमरे में चला जाता है। फिर एक दिन जब सानिका अपने मायके चली जाती है तभी, अरे वाह सानिका बेटा, अच्छा हुआ जो तू आ गई। कैसी हो माँ? और आप भाभी, आप कैसी हो? मेरे बिना तो आप बहुत खुश होगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? क्या तुम भी सानिका? मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। तुम्हारे जाने के बाद ये घर बड़ा सूना सूना लगता है, क्योंकि यहाँ पर अब कोई झगड़ा करने के लिए जो नहीं रहा। अरे आपसे और मैं क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ? अरे बस करो तुम दोनों, एक दूसरे की शक्ल देखने की शुरू हो गई। तू बता बेटा, तू कैसी है? और तेरे ससुराल वाले, वो लोग कैसे हैं? सब कुछ एकदम बढ़िया है माँ। अरे तुम तो बड़ा कह रही थी ना कि तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग हैं। अब बताओ, तुम्हारे ससुराल का इतने दिनों का सफर कैसे रहा? जो तुमने सोचा था वही हुआ ना, या फिर उसका उल्टा हो गया? अरे नहीं भाभी, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही है। मैं तो वहां पर बहुत मजे में रह रही हूँ। बहुत अच्छा है मेरा ससुराल। क्या बात है बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है। लेकिन पता नहीं क्यों मालिनी,
तुम्हारी शक्ल देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तुम थोड़ी सी उदास सी लग रही हो। देखो, अपनी भाभी से झूठ बोलने की कोशिश मत करो। ओफो भाभी, कहा ना मैंने कि मैं खुश हूँ। हद है यार। अरे क्या तू भी बहू, राशन पानी लेकर इस पर क्यों चढ़ जाती है? चल जा, अंदर जाकर नाश्ता बना इसके लिए। बेवकूफ कहीं की। हाँ हाँ, जा रही हूँ, चिल्लाइए मत। फिर मालिनी रसोई में चली जाती है। सानिका बेटा, देख मैं तेरी माँ हूँ, और एक माँ अपने बच्चे के मन की बात झट से समझ जाती है। और तेरा चेहरा देखकर मुझे भी वाकई में लग रहा है कि तू किसी बात को लेकर परेशान है। बता ना बेटा, क्या बात है? अरे नहीं माँ, सच में ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो फिर खा मेरी कसम। माँ, फिर सानिका भावुक हो जाती है और अपनी माँ को सारी परेशानी बता देती है। और उसकी बातें सुनकर भानुमति भी अब काफी हैरान हो जाती है। क्या? अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो लोग तेरे साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। वही तो माँ, धीरे धीरे सबके असली रंग उभर कर आ रहे हैं। वहां पर सिर्फ एक मेरा पति ही है जो मुझे समझ कर लेता है। अब मैं तुझसे क्या कहूँ बेटा, ये तो हर घर की पंचायत है। शादी के बाद लड़की का जीवन इसी तरह से बदल जाता है, और यही तो जीवन की रीत है बेटा। इसीलिए कह रही हूँ, ये सब भूलकर तू सबके साथ मिलजुल कर रहे। यही एकमात्र उपाय है तेरे पास। अरे माँ, ये आप क्या बोल रही हो? मैं तो उन्हें सब समझ कर लेती हूँ, लेकिन मेरी ननंद सास और नंदोई, इन्होंने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। देख बेटा, हर घर में बर्तन बचते ही है। अब यहाँ पर भी देख लेना, तू और तेरी भाभी और तेरा भाई, या फिर कभी कभी मैं और तेरे पापा, हम सब में झगड़े होते ही रहते हैं। लेकिन ऐसे परेशान होकर कुछ नहीं मिलेगा। और तेरा पति तो तेरे साथ ही है ना, तो तू चिंता क्यों कर रही है? लेकिन माँ, देख बेटा, तुझे धीरज रखना होगा। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन कर। इस तरह से भानुमति सानिका को समझाने लगती है। फिर वापस अपने ससुराल जाने के बाद सानिका देखती है कि अभिनव अब भी दुखी है। अब मुंह लटकाने से क्या होगा अभिनव? अगर तुम पहले से ही इसके लिए आवाज उठाते तो माँ जी तुम्हारी अच्छाई का फायदा नहीं उठाती। तुमने हमेशा चुप रहना ही सही समझा, और ये सब कुछ उसी का नतीजा है जो हम दोनों को भुगतना पड़ रहा है। हाँ सानिका, तुम सही कह रही हो। सारी गलती मेरी ही है, लेकिन मेरा दिल दीदी की तरह बिल्कुल नहीं है। दीदी और जीजू तो एकदम बेशर्म है, पर मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन इतना अच्छा बनकर भी क्या फायदा अभिनव, जब सामने वाले को उसकी कदर ही ना हो। ऐसे ही एक रोज जब सानिका बाजार के रास्ते से गुजर रही होती है, तभी वो लावण्या और विक्रम को एक बड़े से रेस्टोरेंट के बाहर से निकलते हुए देख लेती है। अरे, ये तो दीदी और नंदोई जी है। लेकिन ये इतने महंगे रेस्टोरेंट में क्या कर रहे थे? और इन दोनों में से एक ने भी माँ जी से आज पैसे भी नहीं मांगे। लगता है आज नंदोई जी ने खुद के पैसे ही निकाले हैं और उन्हीं पैसों से खाना खा रहे होंगे। इतने चालाक लोग हैं ये। घर पर तो 1 रुपया भी नहीं देते, और अभी रेस्टोरेंट में खुद के जमा हुए पैसे उड़ा रहे हैं। खुद पर उड़ाने के लिए बराबर पैसे निकलते हैं इनके। फिर घर जाकर सानिका मंजू को छोले कुलचे खाते हुए देख लेती है। छोले कुलचे कैसे हैं माँ जी? बहुत ही स्वादिष्ट दामाद जी। अरे ये क्या नंदोई जी, आप और दीदी तो अभी एक महंगे रेस्टोरेंट से खाना खाकर आए हो ना, तो आप लोगों को माँ जी के लिए भी वहीं से खाना लाना चाहिए था। तो फिर आपने ये ठेले वाले छोले कुलचे क्यों लाए हैं? ये तो गलत बात है ना। आपने अपने लिए बराबर खर्चा किया, लेकिन माँ जी के बारे में विचार तक नहीं किया आपने। सानिका की ये बातें सुनकर विक्रम और लावण्या थोड़े घबरा जाते हैं। ये निकम्मी सानिका भी ना, माँ को तो हमने बताया भी नहीं कि हम दोनों 5 स्टार रेस्टोरेंट में गए थे, वो भी अपने ही पैसों से, और ये यहाँ पर हमारी वाट लगा रही है। चुप रहे बहू, मेरी बेटी और दामाद दोनों को पता है कि मुझे छोले कुलचे कितने पसंद है।
इसलिए उन्होंने महंगे रेस्टोरेंट का बेस्वाद खाना लाने की जगह ठेले वाले छोले कुलचे लेकर आए, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। और तू अपनी टिप्पणी मत दे और हम लोगों के बीच में फूट डालने की कोशिश भी मत कर। पर माँ जी, मैं तो बस ये कह रही थी कि सानिका, मुंह कम और हाथ ज्यादा चलाओ, और अगर तुम्हारा आग में घी डालने का काम हो गया हो तो जाओ, जाकर शाम के खाने की तैयारियां करो। मंजू अपनी बेटी की तरफदारी करके सानिका को चुप करा देती है और इस बात से सानिका का माथा गर्म हो जाता है। पता नहीं समझते क्या है ये लोग खुद को। उम्र और रिश्ते में छोटी हूँ, इसीलिए सबका सुन कर लेती हूँ, वरना मैं तो सबकी बैंड बजा देती। दीदी और नंदोई जी तो माँ जी के साथ बस पैसों के खातिर ही अच्छे हैं, और उन्हें माँ जी की तो कुछ भी नहीं पड़ी। और ये बात आज मुझे साफ साफ पता चली है। लेकिन अब भगवान ही जाने कि ये बात माँ जी को कब समझ आएगी। दिन गुजरने लगते हैं और अब अभिनव और मंजू के बीच थोड़ी बातचीत भी होने लगती है। ये लो माँ, ये जुकाम की दवाई है, जरा अपना ध्यान रखा करो ना। शुक्रिया बेटा, अब ध्यान तो मैं रखती ही हूँ, लेकिन इस ठंड ने परेशान करके रखा है और ऊपर से मेरे कमरे का हीटर भी ठीक से काम नहीं करता। फिर रात में माँ जैसी भी हो, लेकिन मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं जा रही। दीदी और जीजू तो बस अपना स्वार्थ ही देखते हैं, लेकिन मैं अपनी माँ के लिए नया हीटर जरूर खरीदूंगा। हाँ अभिनव, मैं भी तुम्हें अभी वही बोलने वाली थी। बाकी का गुस्सा अपनी जगह पर और माँ जी की सेहत अपनी जगह पर। एक जिम्मेदार बेटा और बहू का फर्ज निभाते हुए अभिनव और सानिका मंजू के लिए एक नया हीटर लाते हैं। शुक्रिया बेटा, अच्छा हुआ जो तू मेरे कमरे के लिए एक नया हीटर लेकर आ गया। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये थोड़ा अलग हीटर है माँ, सानिका आपको समझा देगी कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है बेटा। वो नया हीटर विक्रम और लावण्या को भी बहुत पसंद आता है। लावण्या, वो नया हीटर एकदम अच्छी क्वालिटी का दिख रहा है, और हमारे कमरे का हीटर तो एकदम खटारा हो गया है। तुम एक काम करो ना, माँ जी को जरा मस्का लगाओ और उनका नया हीटर अपने कमरे में रखवा लो, और हमारे कमरे का हीटर माँ जी को दे दो। हाँ विक्रम, मुझे भी नया वाला हीटर बहुत पसंद आया है, तुम फिक्र मत करो। माँ को अपनी बातों में फंसाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, और वो जरूर मान जाएगी, और वो नया वाला हीटर हमें खुशी खुशी दे देगी। और ऐसे ही होता है। लावण्या मंजू के सामने थोड़ा बहुत नाटक करती है, जिसके बाद भावनाओं में बहकर मंजू अपने कमरे का नया वाला हीटर उसे दे देती है, और उसके कमरे का पुराना हीटर वो अपने कमरे में रख लेती है। और यही जानकर अभिनव को बहुत गुस्सा आता है। ये आपने क्या किया माँ? अरे वो नया हीटर मैंने आपके लिए लाया था, तो फिर आपने उसी दीदी को क्यों दे दिया? हाँ तो उसमें क्या हो गया? उनके कमरे में 3 लोग सोते हैं और मैं तो यहाँ पर अकेली सोती हूँ, तो मुझसे ज्यादा हीटर की जरूरत उन लोगों को है। और लावण्या के कमरे का हीटर इतना भी खराब नहीं हुआ है, एकदम ठीक से चलता है, और जब तक ये काम कर रहा है तब तक मेरा कमरा भी गर्म रहेगा और मुझे कोई परेशानी भी बिल्कुल नहीं होगी। पर माँ जी, आपकी उम्र हो चली है और ऐसे में आपको ज्यादा ठंड लगती है, और उन लोगों के कमरे का हीटर इतना भी अच्छा नहीं है जितना ये नया वाला है। रहने दो सानिका, अरे इन्हें इनकी बेटी और दामाद के आगे कुछ भी नहीं दिखता। इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं है, चलो यहाँ से। अरे एक हीटर लगवाकर तूने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है, पता नहीं क्या हो गया है तुझे। एक ही घर में रहकर लावण्या और दामाद जी से तू इतनी नफरत क्यों करने लगा है? हमें किसी से भी नफरत करने का शौक नहीं है माँ, हमें बस गुस्सा आ रहा है, और ये सब आपके द्वारा किए गए भेदभाव के कारण हो रहा है। जाने दीजिए, सुबह सुबह ये सब बातें निकालकर मुझे कोई कलेश नहीं करना है। इतना कहकर अभिनव वहां से चला जाता है। रोज रोज घर में होने वाली झगड़ों से परेशान होकर एक रोज सानिका अपनी पड़ोस की सहेली वंदना के पास जाती है और वो उसे अपनी सारी परेशानियां बता देती है। हे भगवान, वैसे सच बताओ सानिका, तो जो तेरा हाल है ना,
मेरा भी ठीक वैसा ही हाल है बहन। अरे तेरी सास और ननद तो बस तुझे सुनाती रहती है, लेकिन मेरी सास तो मुझे मारने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखती, और ना ही वो मेरे बच्चे पर ध्यान देती है। बस उसे हुक्म चलाना आता है। क्या? सच में? और नहीं तो क्या। अरे एक दिन तो हमारे बीच में इतने झगड़े हुए थे कि उसने तो मुझे खाना भी नहीं दिया। अरे तेरे घर में तो कितना कुछ हो रहा है। तेरा पति इसके बारे में कुछ बोलता नहीं क्या? वही तो बात है ना, वो तो अपनी माँ के सामने एकदम भीगी बिल्ली बन जाता है। सच बता रही हूँ, बच्चा है इसीलिए मैं ये सब सहन करके लेती हूँ, लेकिन आज मेरा बेटा अगर नहीं होता ना, तो मैं ये घर कब का छोड़कर चली गई होती। तभी वंदना और सानिका की नजर दरवाजे पर जाती है, जहाँ पर वंदना की सास कोकिला खड़ी होती है और उसने उनकी सारी बातें सुनी होती है। हे भगवान, बचा ले मुझे। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सिया, मेरी बात सुनो सिया, गलत मत समझना प्लीज सिया। सिया को सब कुछ बहुत अजीब सा लगता है और वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। विक्रम उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो वहां से निकल चुकी होती है। सर मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं उनसे 20 से 25 साल छोटी हूँ और ये सब सही नहीं है। सिया किसी को कुछ भी नहीं बताती और सीधे अपने घर चली जाती है। क्या हुआ सिया, किसी चिंता में हो क्या? तुम्हारे चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है, कोई बात है क्या? नहीं तो भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। पक्का ना? हाँ भैया, आप खामखा फिक्र कर रहे हो, आप बस अपना ख्याल रखिए, मैं एकदम खुश हूँ। फिर ठीक है। अब विक्रम सिया को बार बार फोन कॉल करता है, लेकिन वो उसका कॉल ही नहीं उठाती। पता नहीं सिया के मन में अब क्या चल रहा होगा। ये सब क्या हो गया? अब मैं कैसे समझाऊं उसे? वो तो मुझसे बात भी नहीं कर रही। विक्रम भी अब बहुत परेशान हो जाता है। अरे विक्रम बेटा, सिया से कह दो कि कल शाम काम खत्म करके थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाए। मैं घूमने गई थी ना, वहां से थोड़ा बहुत सामान खरीद कर लाई हूँ सबके लिए। उसके लिए भी कुछ लाया है मैंने, और वही उसे देना है। अरे नहीं माँ, सिया मेरा फोन नहीं उठा रही, आप ही उसे कॉल करके बुला लो। अरे ऐसे कैसे वो तेरा फोन नहीं उठा रही? ठीक है, मैं उसे आज शाम को कॉल करती हूँ। अभी वो केक शॉप में बिजी होगी ना, इसीलिए। जी माँ। फिर शाम होने पर सुलेखा सिया को कॉल करती है। तभी सिया सुलेखा को सब कुछ बता देती है और वो सब सुनकर सुलेखा काफी चौंक जाती है। क्या विक्रम तुमसे प्यार करने लगा है? हाँ आंटी जी, अब आप ही बताइए, इतना सब होने के बाद में मैं वहां पर कैसे आऊं, कैसे बात करूं उनसे? मुझे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। सिया बेटा, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने आऊंगी और मैं विक्रम से इस बारे में बात भी करूंगी। लेकिन आंटी जी, सुलेखा कॉल कट कर देती है। हे भगवान, ना जाने अब क्या होगा। जिस इंसान को मैंने एक अच्छा दोस्त माना, उसके मन में मेरे लिए ये सब चल रहा था। अभी तक मेरे दिमाग से वो सब जा भी नहीं रहा, लेकिन मुझे कुछ भी करके वो सब भुलाना ही होगा और आज के बाद मैं विक्रम सर से कभी नहीं मिलूंगी। वही दूसरी तरफ सुलेखा विक्रम से सवाल करती है और उसे सब पूछती है। हाँ माँ, ये सच है, मैं सिया से प्यार करने लगा हूँ और वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये सब मेरी कहने की हिम्मत कभी नहीं हो पाती। इसीलिए मैंने अपने जज्बातों को अपनी पर्सनल डायरी में लिख के रखा था, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि मेरी डायरी सिया के हाथ लग जाएगी और सब कुछ इस कदर बिगड़ जाएगा। लेकिन बेटा, तू तो जानता है ना, तुम दोनों के बीच उम्र का कितना बड़ा फासला है। पूरे 20 से 25 साल बड़ा है तू उससे।
बिल्कुल उसके पिता के उम्र के बराबर। तो फिर उसके बावजूद भी तूने उससे प्यार कैसे किया? अरे माँ, अब आपको मैं क्या बताऊं। प्यार उम्र या रंग रूप देखकर नहीं होता। प्यार तो दो लोगों की आत्माओं का मिलन होता है। और मुझे तो सिया के स्वभाव से, उसकी बातों से और उसके मन से प्यार हुआ है। फिर उम्र से क्या लेना देना माँ। और मैं जानता हूँ ये समाज और आप सब मेरे प्यार को कभी समझ नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा प्यार सच्चा और पवित्र है। विक्रम बेटा, मैं तेरी माँ हूँ और मैं सब समझती हूँ। मैं तो बस तेरे मुंह से सब कुछ सुनना चाहती थी। देख बेटा, तूने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन सिया तुझसे प्यार नहीं करती और वो तेरे साथ अपनी जिंदगी नहीं बसा पाएगी। ये समाज अच्छा नहीं है बेटा। यहाँ के लोग तुम दोनों के प्यार को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तुझे अपने जज्बातों को अपने मन में ही रखना होगा और इनका कोई भविष्य भी नहीं हो सकता बेटा। हाँ माँ, आपने सही कहा। फिर विक्रम उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। अब दिन गुजरते जाते हैं और सिया और विक्रम के बीच में कोई बातचीत नहीं होती। ऐसे ही एक दिन, अरे ये क्या सिया, ड्रॉवर में से पूरे 20,000 रुपए गायब हुए हैं। सच कहो, इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है ना? नहीं सर, और ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ओ प्लीज सिया, अब ज्यादा अच्छी और सच्ची बनने का ढोंग मत करो। आज सुबह से शॉप में सिर्फ तुम अकेले ही हो। तो फिर तुमने चोरी नहीं की तो फिर किसने की है? बताओ मुझे। और कौन आया था यहाँ पर? मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं यहाँ इतने महीनों से काम कर रही हूँ और अगर मुझे कुछ ऐसा करना ही होता तो मैं पहले ही कर चुकी होती। मैंने कोई चोरी नहीं की है सर, सच कह रही हूँ मैं। और मैंने सुबह से ड्रॉवर की तरफ देखा भी नहीं है। लेकिन एक बात है, आज सुबह मैं जब शॉप पर आई थी तभी शॉप के पीछे की खिड़की खुली हुई थी। क्या? हाँ सर, हमेशा वो खिड़की बंद ही रहती है, लेकिन आज ही खुली थी। हो सकता है कि रात में कोई चोर आया हो और उसी ने चोरी की हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। ये सब तुम खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कह रही हो। तुम्हारी सारी बातें सरासर झूठ है। नहीं सर, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। चुप करो सिया, चोरी तुमने ही की है और अब मैं तुम्हें यहाँ पर काम करने नहीं दूंगा और तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी नहीं दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। अरे नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। चोरी रात में ही हुई होगी और आज ये महीना खत्म हो रहा है और अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मेरी इस महीने की मेहनत जाया हो जाएगी। प्लीज मुझे सैलरी दे दीजिए और आप मुझे काम से मत निकालिए सर। मैं अकेली ही अपने परिवार को संभालती हूँ और आपको तो मेरे हालात अच्छे से पता है सर। प्लीज सर। ज्यादा मेरा दिमाग मत खाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। मेरा इतना बड़ा नुकसान करके तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें सैलरी भी दूं? अरे तुम्हें तो कोई चवन्नी भी नहीं मिलेगी। गेट लॉस्ट और दोबारा यहाँ पे मत आना। और तुम तो शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, वरना मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे खिलाफ चोरी की कंप्लेंट दर्ज कर सकता हूँ। चोरनी कहीं की। रौनक की बातें सुनकर सिया अब फुट फुट कर रोने लगती है और उसे ना चाहकर भी वहां से निकलना ही पड़ता है। उस रात तेज बारिश हो रही होती है और सिया रोते रोते सड़क के किनारे बेंच पर बैठी होती है। क्यों भगवान जी, क्यों? पहले से ही मेरे जीवन में इतनी सारी मुश्किलें हैं, अब मेरा काम भी छूट गया। क्यों हमेशा सच्चे और ईमानदार लोगों के साथ ही गलत होता है? मैंने चोरी नहीं की, फिर भी मुझे उसके इल्जाम में काम से निकाल दिया। अब मैं अपने परिवार को कैसे संभालूंगी? सिया का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो पूरी तरह से भीग चुकी होती है। तभी वहां पर कोई आता है और सिया के सर को छाते से ढक लेता है। वो कोई और नहीं बल्कि विक्रम ही होता है। विक्रम सर, आप? सिया, इतनी तेज बारिश चल रही है और आप यहाँ पर भीग रही हो। चलिए
मेरे साथ चलिए। नहीं सर, मैं यहीं पर ठीक हूँ। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। देखो सिया, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें सुलेखा आंटी की कसम। ये आप क्या कह रहे हैं सर? क्यों मेरी मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं? फिर विक्रम सिया को अपने साथ सुरक्षित जगह पर ले जाता है। देखो सिया, मैं जानता हूँ कि आपने डायरी में जो भी पढ़ा होगा वो पढ़कर आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको ये समझना होगा कि प्यार कोई उम्र देखकर नहीं होता। वो कभी भी किसी से भी हो सकता है। और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने जज्बात मेरे तक ही रखना चाहता था। कभी आपसे इजहार करने का इरादा भी नहीं था। देखिए सर, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी और मैं अभी ठीक हूँ। प्लीज मुझे जाने दीजिए। नहीं सिया, मैं आज तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती ही रहेगी, मेरी तरफ से भी और तुम्हारी तरफ से भी। और इस दोस्ती के रिश्ते में और कोई जज्बात नहीं होंगे। लेकिन प्लीज सिया, मुझसे दूर मत जाओ। लेकिन सर। देखो सिया, इतने सालों बाद मेरा कोई अच्छा दोस्त बना है। किसी ने मेरी उदास माँ के चेहरे पर मुस्कान लाई है। और ऐसे में अगर तुम मुझे और मेरी माँ को छोड़ दोगी तो कैसे चलेगा सिया? मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हम सिर्फ दोस्त रहेंगे। मेरी माँ की सो। ठीक है सर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप जो भी कह रहे हो वो आप जरूर करोगे। हम पहले भी अच्छे दोस्त थे और आगे भी अच्छे दोस्त ही रहेंगे। मुझे समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सिया। और सिया, जब तुम वहां केक शॉप में रो रही थी तभी मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और मैं जान गया कि तुम्हें उस रौनक ने झूठी चोरी के इल्जाम में काम से निकाल दिया है। हाँ सर, और अब मेरे पास कोई काम नहीं है। तुम चिंता मत करो सिया। तुम्हें अगर पैसों की मदद चाहिए तो वो मैं कर सकता हूँ। और एक दोस्त अपने दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? नहीं सर, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूंगी। मुझे अपने पर किसी का उधार नहीं चाहिए। ठीक है सिया, अगर तुम्हें आत्मनिर्भर होकर ही पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें काम देता हूँ। मेरी कंपनी में काम करो। तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है ना? हाँ सर, हो चुकी है। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम्हें काम समझ भी नहीं आया तो वहां पर बहुत सारे लोग हैं तुम्हें मदद करने के लिए। और तुम पैसों की चिंता करना छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। शुक्रिया सर। अब सिया विक्रम की कंपनी में काम करने लगती है और वो उसे सब कुछ अच्छे से समझाता है। विक्रम और सिया एक साथ ही ऑफिस जाते और एक साथ ही वापस लौटते। वो दोनों अब साथ में बहुत सारा वक्त बिताते हैं। विक्रम सर, ये मेथी के पराठे मेरी माँ ने बनाए हैं और ये चटनी मैंने बनाई है। वाह सिया, पराठे तो काफी टेस्टी है और ये चटनी भी। मानना पड़ेगा, तुम्हारी माँ और तुम दोनों भी मास्टर शेफ हो। थैंक यू सर। अब सिया और विक्रम के बीच में जो खटास आ गई थी वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। फिर एक रोज अचानक से सिया को घर से कॉल आता है। क्या हुआ सिया? सर, माँ की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें एडमिट करना होगा। रिपोर्ट्स में डेंगू आया है, लेकिन अभी मेरे पास उतने पैसे है ही नहीं कि मैं अपनी माँ को एडमिट करूं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम फिक्र मत करो सिया, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन सर, आपकी तो एक बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग है ना अभी। तुम पागल हो क्या सिया? अरे मीटिंग इम्पोर्टेंट है या तुम्हारी माँ की तबीयत? अब चलो जल्दी। फिर विक्रम और सिया फौरन जमुना को एक हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और कुछ ही दिनों के बाद सिया की माँ ठीक हो जाती है। ये लो सिया, ये पेपर स्प्रे है। आजकल बाहर का माहौल ठीक नहीं है। अगर तुम अकेले रहो और कोई तुम्हें सताए तो सीधा इसका इस्तेमाल करना, बिल्कुल मत डरना। थैंक यू सर। विक्रम हर बार सिया की मदद करता है, उसकी एक सच्चे साथी की तरह देखभाल भी करता है और ये सब देखकर सिया को भी उससे प्यार होने लगता है।
विक्रम सर हर मोड़ पे मेरे साथ खड़े रहे। ऐसा तो एक सच्चा प्यार करने वाला ही कर सकता है। उन्होंने बिल्कुल सच कहा था कि प्यार उम्र वगैरह देखकर नहीं होता। प्यार तो दो लोगों के मन का मिलाप होता है। पहले पहले तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अब मुझे सब समझ आ रहा है कि ये एहसास कोई और नहीं बल्कि प्यार ही है। फिर सिया विक्रम को एक सुंदर सी जगह पर बुलाती है। अरे सिया, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? कुछ जरूरी बात करनी थी क्या मुझसे? हम ऑफिस में भी तो मिल सकते थे ना। नहीं विक्रम सर, ये बात मैं आपसे ऑफिस में नहीं कर सकती, क्योंकि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू सर। क्या? सिया के मुंह से ये बातें सुनकर विक्रम एकदम हैरान रह जाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले